गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ। पिछले अध्ययन सत्रों में हमने अनाज एवं अनाजों की संरचना के बारे में अध्ययन किया था, उनकी प्रोसेसिंग और अनाज से बनने वाले विभिन्न उत्पादों के बारे में। आज हम शर्करा के बारे में अध्ययन करेंगे। शर्करा एवं गुड़ तथा इससे बने उत्पाद हमारे आहार का मुख्य अंग है। इन पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होने के कारण ये ऊर्जा के प्रचुर स्रोत के रूप में भी काम आते हैं। साथ ही साथ आहार में मीठापन लाकर आहार को विविधता प्रदान करते हैं। दैनिक आहार में शर्करा एवं गुड़ का उपयोग हम मीठे व्यंजन तथा पकवान इत्यादि बनाने के लिए करते हैं। शर्करा बाजार में विभिन्न रूपों में मिलती है। सबसे पहली है सुक्रोज, अर्थात जिसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं। दिन प्रतिदिन सुबह से शाम तक चाय, कॉफ़ी, दूध, विभिन्न मिठाइयाँ और व्यंजन बनाने में हम जिस शक्कर का उपयोग लेते हैं वो सुक्रोज ही होती है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी है। बाज़ार में मिलने वाली यह सुक्रोज गन्ने के रस या चुकंदर के जूस से बनाई जाती है। कच्ची शर्करा, गन्ने के रस से शुगर निर्माण या शर्करा के निर्माण प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली शर्करा कच्ची शर्करा होती है, जिसमें 96 से 97% तक सुक्रोज तथा कुछ अशुद्धियाँ एवं 0.1 to 0.7% तक ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि अन्य शर्कराएँ होती हैं। इस कच्ची शर्करा को परिष्करण की विविध प्रोसेसेस से गुजारने के पश्चात जो शर्करा हमें प्राप्त होती है उसे रिफाइंड शर्करा कहते हैं। शक्कर दाने के रूप में विभिन्न आकारों में, कुछ मोटे दाने के रूप में, कुछ मध्यम, कुछ महीन दानों के रूप में भी मिलती है, जिसे हम दानेदार शर्करा कह सकते हैं। इसी रिफाइंड शुगर को बारीक पीस कर कुछ मात्रा में लगभग 3% कॉर्नफ्लावर मिला देने से जो शुगर प्राप्त होती है उसे आइसिंग शुगर कहते हैं। इस आइसिंग शुगर का उपयोग हम केक्स, पेस्ट्रीज इत्यादि में डेकोरेशन के लिए करते हैं। क्यूब शुगर, आपने शक्कर के क्यूब आकार के पीसेस को देखा होगा। बड़े बड़े क्यूब होते हैं जो चाय, कॉफ़ी, दूध इत्यादि में डालने के लिए काम में लिए जाते हैं, तो इसको हम क्यूब शुगर कहते हैं। मिश्री, सुक्रोज या टेबल शुगर का सॉल्यूशन बनाकर जब उसको वाष्पीकृत किया जाता है तो उससे जो क्रिस्टलाइजेशन के फलस्वरूप शर्करा बनती है उसे हम मिश्री कहते हैं। डायमंड मिश्री, मिश्री जब बहुत बारीक डायमंड की शेप में काटी जाती है, तैयार की जाती है, तब हम उसे डायमंड मिश्री कहते हैं। यह प्रायः पान बनाने में या ईश्वर को, भगवान को पूजा आदि में प्रसाद चढ़ाने में भी काम आती है। बूरा शक्कर, शक्कर को पीस कर जब बूरा का महीन रूप दिया जाता है तो उसे बूरा शक्कर कहते हैं। बूरा शक्कर बनाने के लिए शक्कर की चाशनी को बनाकर 3 तार की चाशनी तक बनकर जब वो जम जाती है तब उस जमी हुई शर्करा को पीस लेते हैं, जिसे हम बूरा शक्कर कहते हैं। बूरा शक्कर का उपयोग हम प्रायः बेसन के लड्डू, गोंद के लड्डू व अन्य मिठाइयाँ, लड्डू वाली मिठाई बनाने में करते हैं। रॉक शुगर, शुगर को, दानेदार शुगर या रिफाइंड शुगर को पानी में घोलकर विलयन बनाकर जब वाष्पीकृत किया जाता है और सांद्र विलयन को विभिन्न ट्रेज में डालकर अलग अलग शक्कर या अलग अलग मोल्ड्स का आकार दिया जाता है तब हम उसे रॉक शुगर भी कहते हैं। होली, दिवाली आदि त्योहारों पर आपने शक्कर के बने हुए खिलौने अवश्य ही खाए होंगे। इन्हें पूजा के रूप में भी काम में लेते हैं। यही रॉक शुगर है जो क्रिस्टलाइज्ड शुगर है। ब्राउन शुगर, शुगर से रिफाइनिंग से पूर्व जो शुगर हमको प्राप्त होती है या गुड़, गन्ने के रस से जब हम शक्कर बनाते हैं तो प्रारंभ में जो शक्कर हमें मिलती है ब्राउन कलर की होती है, यह ब्राउन शुगर होती है। इस ब्राउन शुगर में सुक्रोज के साथ साथ कुछ अशुद्धियाँ, पिगमेंट्स, गन्ने के रस के पिगमेंट्स और कुछ कार्बनिक अवयव होते हैं, जिसके कारण इसकी टिपिकल गंध होती है एवं कलर होता है। गुड़, गन्ने के रस को सांद्र करके जब कुछ सांचों में ढालकर जमा देते हैं तो येलो कलर का जो सेमी सॉलिड फ्लूइड प्राप्त होता है उसे हम गुड़ कहते हैं। कैरमल शुगर,
शक्कर को अगर आप कुछ टेम्परेचर पर ड्राई हीट टेम्परेचर देंगे तो ये पहले पिघल जाती है और पिघलने के बाद धीरे धीरे येलो कलर के लिक्विड और उसके पश्चात ब्राउन कलर के अवयव में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम कैरेमल कहते हैं। आप इसको और अधिक गर्म करेंगे तो ये जल जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। कॉर्न शुगर, मक्की के स्टार्च से जब शक्कर का निर्माण किया जाता है हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान, तो इससे जो शुगर बनती है इसको कॉर्न शुगर कहते हैं। ग्लूकोज या डेक्सट्रोज प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं पाई जाती, फलों में पाई जाने वाली मोनोसेकेराइड शुगर है तथा मक्की के स्टार्च से एंजाइम हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज या डेक्सट्रोज का निर्माण किया जाता है। फ्रक्टोज, इसको हम फल शर्करा भी कहते हैं, ये भी एक मोनोसेकेराइड एक्सोज शुगर है जो फलों में मुख्य रूप से पाई जाती है तथा शहद में मिलती है। माल्टोज, ग्लूकोज एवं ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलने वाली डाइसेकेराइड शुगर है जो अनाजों के अंकुरीकरण के दौरान अंकुरों में स्टार्च के हाइड्रोलिसिस के कारण उपस्थित होती है। लैक्टोज, ये भी एक डाइसेकेराइड है जिसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक गैलेक्टोज का होता है और ये दूध में पाई जाने वाली शुगर है, अतः इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। मेपल सिरप, मेपल ट्री के रस से बनने वाली शर्करा को हम मेपल सिरप कहते हैं। मोलासिस, गन्ने के रस से जब हम शक्कर निकालते हैं तो बचा हुआ छनित द्रव जो कि गाढ़े रंग का होता है उसमें अभी भी कुछ मात्रा में शर्करा, कार्बनिक यौगिक तथा रंग होता है जिसको हम मोलासिस या राब या छोवा कहते हैं। इसको खामीरीकृत करके शराब इत्यादि बनाई जाती है या फिर इसे जानवरों के भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। इनवर्ट शुगर, सुक्रोज जो कि एक डाइसैकेराइड है, जब इसकी अम्ल या एंजाइम्स के साथ अपघटन करके क्रिया कराई जाती है तो इससे ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का एक मिक्सचर बनता है जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं कुछ मात्रा में सुक्रोज होती है। इसे हम इनवर्ट शुगर कहते हैं। कॉर्न सिरप, मक्की के स्टार्च को एंजाइम द्वारा हाइड्रोलिसिस करके औद्योगिक स्तर पर सिरप के रूप में जब शुगर प्राप्त की जाती है तब हम इसे कॉर्न सिरप कहते हैं। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, हाइड्रोलिसिस के दौरान शुगर स्टार्च से ग्लूकोज तो बनता ही है लेकिन इस ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज भी बनता है या आइसोमरेज एंजाइम की क्रिया से ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और जब इस फ्रक्टोज की मात्रा बढ़ा दी जाती है तब हम इसे हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप भी कहते हैं। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप अलग अलग सांद्रता जैसे कि 45% फ्रक्टोज, 60% फ्रक्टोज या 90% फ्रक्टोज तक प्राप्त होता है। फ्रक्टोज चूँकि मीठी शर्करा होती है ग्लूकोज की तुलना में, सुक्रोज की तुलना में, अतः हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का उपयोग कन्फेक्शनरीज एवं बेकरीज में किया जाता है। शहद जो कि प्रकृति से नेचुरल रूप में हमें प्राप्त होता है, फूलों के रस से जो मधुमक्खियाँ होती हैं, हनी भी होती हैं, वो शहद का निर्माण करती हैं। शहद में ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, कुछ मात्रा में सुक्रोज और ऑर्गेनिक अवयव और रंग इत्यादि होते हैं। मेडिसिन की दृष्टि से शहद का बहुत अधिक उपयोग है। इसके साथ साथ कन्फेक्शनरी एवं बेकरी प्रोडक्ट्स में भी शहद का उपयोग किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं शर्करा की विशेषताओं की तरफ। तो हम सभी जानते हैं शर्करा की पहली विशेषता है मीठापन। सभी शर्कराएँ, लगभग सभी शर्कराएँ, क्योंकि शर्करा हम कहते ही मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड्स को हैं, स्वाद में मीठी होती हैं और इस मीठेपन के कारण इनसे विविध मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं। बात करते हैं घुलनशीलता की। तो शर्करा जो कि मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स के रूप में हमें उपलब्ध होती हैं, पानी में घुलकर सॉल्यूशन बनाती है। ये बात अलग है कि शक्कर की घुलनशीलता, अलग अलग शक्कर की घुलनशीलता अलग अलग होती है और इसके साथ ही साथ शक्कर की घुलनशीलता या शर्करा की जो घुलनशीलता है वो सॉल्यूशन के टेम्परेचर अर्थात तापमान पर भी निर्भर करती है। हाइग्रोस्कोपिक अर्थात शर्करा में वातावरण से नमी को कैच करके नमी को पकड़कर रोकने की क्षमता है और इसी हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कारण अधिक मात्रा में शर्करा का उपयोग फलों से जैम, जेली और मुरब्बे बनाकर फलों के परिरक्षण में किया जाता है।
जैम और जेली बनाने के दौरान जब शर्करा का उपयोग 60 से 66% तक किया जाता है तो ये शर्करा भोज्य पदार्थ के पल्प या कोशिकाओं में से उपस्थित नमी को अवशोषित करके बाहर निकाल लेती है अपने हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कारण। और फल फ्रूट सेल्स में पानी की कमी हो जाने के कारण वो सेल्स ड्राई हो जाती हैं और ख़राब नहीं होती। खमीरीकरण, शर्करा पर ईस्ट के अणु अपनी ग्रोथ करके कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा इस खमीरीकृत व्यंजन का खमीरीकृत व्यंजन से जब हम भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पदार्थ में एक स्पंज जैसा स्ट्रक्चर छोड़ते हुए बाहर निकलती है। खमीरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम इडली, डोसे, खमन इत्यादि रेसिपीज़ का निर्माण करते हैं। तो इनका इडली, डोसे और खमन इत्यादि का घोल बनाने के लिए जो ईस्ट का उपयोग किया जाता है तो इसमें ईस्ट की ग्रोथ के लिए हम शक्कर और नमक के पानी में ईस्ट को रखते हैं। अम्ल द्वारा अपघटन यानी कि एसिड हाइड्रोलिसिस, शर्करा पर जब अम्लीय माध्यम में सॉल्यूशन में शर्करा के सॉल्यूशन में जब एसिड डाला जाता है तो ये अपने सरल उत्पादों में विघटित हो जाती है। अम्ल जितना अधिक स्ट्रॉन्ग होगा शक्कर उतनी ही ज़्यादा अपघटित होकर सूक्ष्मतम अणुओं में टूटती जाएगी। एंजाइम द्वारा अपघटन, शर्करा विभिन्न एंजाइमों पर अपघटित होकर अपनी मोनोसेकेराइड यूनिट में टूटती है जैसे कि सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम के द्वारा, लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम के द्वारा, माल्टोज माल्टेज एंजाइम के द्वारा, स्टार्च अमाइलेज एंजाइम के द्वारा अपघटित होकर अपनी छोटे अणुओं में टूटता है। गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट, विभिन्न शर्कराओं के मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं और एक साधारण शर्करा सुक्रोज जो कि 160 डिग्री सेल्सियस ड्राई हीट टेम्परेचर पर मेल्ट होकर पानी के रूप में, तरल के रूप में बदल जाती है और इसको जब और अधिक तापमान देते हैं तो लगभग 170 डिग्री सेल्सियस पर आते आते इस द्रव का रंग येलो ब्राउन कलर का हो जाता है और इसमें जो शर्करा है वो डीकम्पोज होकर उसके अवयव बन जाते हैं जिसके कारण जो बनने वाला कंपाउंड होता है उसको कैरेमल कहते हैं। इस प्रक्रिया को कैरेमलाइजेशन और बनने वाले उत्पाद को कैरेमल शुगर भी कहते हैं। ताप द्वारा डीकम्पोजिशन या जब अभी हमने बात करी मेल्टिंग पॉइंट की, शुगर को जब हाई हीट टेम्परेचर दी जाती है तो शुगर डीकम्पोज हो जाती है। इससे विभिन्न अवयव बनते हैं जो पॉलीमराइज होकर विभिन्न कंपोनेंट्स बनाते हैं जिसको कि डीकम्पोजिशन तत्व कहते हैं। विभिन्न शर्कराओं के टेम्परेचर द्वारा डीकम्पोजिशन से लगभग 116 कंपाउंड्स आइडेंटिफाइड करे गए हैं। इसी प्रकार शर्करा के घोल में अगर क्षार डाले जाएं जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह तो भी शर्करा डीकम्पोज होकर विभिन्न तत्वों में परिवर्तित हो जाती है। हम बात करते हैं मिठास की, शर्करा की। जैसे कि हमने कहा था कि सभी शर्कराएं स्वाद में मीठी होती हैं लेकिन जो शर्कराओं की मिठास है उसमें भिन्नता होती है। फ्रक्टोज इसमें सर्वाधिक मीठी शुगर के रूप में पहचानी जाती है जिसकी मिठास को स्केल पर 1.73 के रूप में आंका गया है। उसके पश्चात इनवर्ट शुगर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण थी 1.3, सुक्रोज का 1 पॉइंट माना गया है और सुक्रोज से कम मीठी ग्लूकोज, उसके पश्चात माल्टोज और लेक्टोज जो कि दुग्ध शर्करा है सबसे कम मीठी शर्कराओं में आती है। इसी प्रकार मैंने पहले भी कहा था कि शर्कराओं की घुलनशीलता भी पानी में अलग अलग होती है। पानी का तापमान आप जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे शर्करा की घुलनशीलता उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी। और शर्करा की वैरायटी की जब बात करते हैं तो फ्रक्टोज सर्वाधिक घुलनशील शक्कर के रूप में पहचानी गई है तो लैक्टोज सबसे कम घुलनशील शक्कर के रूप में। इसी प्रकार फ्रक्टोज के पश्चात ग्लूकोज, फिर सुक्रोज, फिर गैलेक्टोज, माल्टोज और अंत में लैक्टोज सबसे कम घुलनशील शक्कर मानी जाती है। अगर सेम टेम्परेचर पर सेम मात्रा में सभी शर्कराओं के सॉल्यूशन बनाए जाएँ तो फ्रक्टोज सर्वाधिक घुलनशील होगी और लैक्टोज सबसे कम घुलनशील होगी। शर्करा के कैरेमल के तापमान, अभी हमने बात करी थी कि शक्कर जो है वो एक टेम्परेचर पर आकर द्रव स्वरूप में बदल जाती है जिसे हम मेल्टिंग टेम्परेचर भी कहते हैं। और इस टेम्परेचर से और अधिक जब इसको गर्म किया जाता है तो एक तापमान पर आकर शक्कर येलो कलर एंड देन ब्राउन कलर के कैरेमल कंपाउंड में बदल जाती है। तो ये जो
शक्कर से कैरेमल बनने के तापक्रम है ये भी अलग अलग शर्कराओं में अलग अलग है। फ्रक्टोज सबसे कम तापक्रम 110 डिग्री सेल्सियस पर कैरेमल में कन्वर्ट होती है, तो सुक्रोज 170 डिग्री सेल्सियस पर, गैलेक्टोज 170 पे, माल्टोज 180 डिग्री पर, लैक्टोज 203 डिग्री सेल्सियस पर। वहीं ग्लूकोज 160 डिग्री सेल्सियस पर कैरेमल में परिवर्तित होती है। शक्कर की ये जो विभिन्न विशेषताएं हैं ये पाक क्रिया में अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। और मैंने आपको बताया था कि शक्कर से जब हम रॉक शुगर बनाते हैं, शक्कर के सॉल्यूशन को हम हाई टेम्परेचर पर वाष्पीकृत करते हैं तो शक्कर क्रिस्टलीकृत होकर रॉक शुगर या नानदान शर्करा में बदल जाती है। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया है ये कैसे होती है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और इसके साथ साथ शर्करा का पाक क्रिया में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, हम अगले अध्ययन सत्रों में पढ़ेंगे। धन्यवाद।